हेलो मेरे मैनेजमेंट लर्नर्स। तो चलिए आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं। एक बायोलॉजी का डाउट है, चलिए एक स्टूडेंट का उसको सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट देखिए तो इन्होंने क्या क्या डाउट पूछा है भैया। तो देखिए हमको मैंने उसको एक जगह लिख लिया है, तो फटाफट बता देते हैं। देखिए पहले सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं, पद्धति के बारे में। वर्गीकरण से रिलेटेड है, ये क्लास 9 का है, लेकिन ये क्लास 9 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 11 में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हो सकता है कि भैया आप लोग ना जानना चाहते हो, जो लोग 9 में पहले से हो, लेकिन जिसने पूछा उसको तो जानना पड़ेगा। तो 11 वाले अगर देख रहे होंगे तो देख लेंगे। देखिए पहला है कृत्रिम पद्धति, दूसरा है प्राकृतिक पद्धति और तीसरा है जाति वृत्तीय पद्धति। तीन प्रकार की पद्धतियां भैया। ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने के सिस्टम है कि भैया कैसे हम जीव जंतुओं को जो है वर्गीकृत करें एक एक लाइन से, तो उन्हें पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर एक ही झुंड में सबको पढ़ेंगे तो मतलब खिचड़ी पक जाएगा, तो उसी में छीछा नजर हो जाएगा। इससे बढ़िया अलग अलग ग्रुप में बांट देते। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जो है कृत्रिम पद्धति बनाई गई, आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि बहुत लोले थी। इसमें क्या किया गया था कि एक ही प्रकार का कोई लक्षण लेकर उसको वर्गीकृत किया गया था जीवों को, जो कि बहुत ही गलत था। एक ही प्रकार के लक्षण से आप कैसे किसी जीव को बता सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो कृत्रिम पद्धति जो है गलत हो गई। उसके बाद आई जाति वृत्तीय पद्धति। ठीक है, जाति के आधार पे, स्पीशीज के आधार पे बांटा गया। तो जाति वृत्तीय पद्धति में नहीं नहीं, जाति वृत्ति नहीं, पहले आया था इसके। जाति वृत्तीय पद्धति तो बाद में आया, उसके पहले कौन सा आया था? हाँ, प्राकृतिक पद्धति आता। प्राकृतिक पद्धति में क्या है, ये भी भैंस मुंड वाला है। यही को, किसको, कृत्रिम पद्धति को ही उठाकर प्राकृतिक पद्धति में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक समूह के लिया गया था। अब इसमें एक से अधिक लक्षणों को लेकर आप बताएंगे, लेकिन बाह्य लक्षण को देखकर बताएंगे। ये अंदर का कुछ नहीं कि डीएनए कैसा है, वो बहरे बहरे देख के बताएंगे कि तना कैसा है, या उसका मुंह कैसा है, उसका जीभ बहरे निकला है कि नहीं। तो ई सब देख के बताएंगे। तो ये प्राकृतिक जो है कि पद्धति बनाया गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन या नेचुरल सिस्टम कर देगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आई सिस्टम, जाति वृत्तीय पद्धति, जाति के आधार पर। अब इस जाति में जो है स्पीशीज को देखकर अलग अलग जातियां कैसी हैं, उनके डीएनए की संरचनाएं कैसी हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल्स, उनके हाव भाव, उनके रहने सहने का ढंग, ये सारी चीजें सबको मिलाकर जो एक नया सिस्टम बना, जो आज की आधुनिक कड़ी है या आधुनिक बेस मान सकते हैं, हर जगह क्लासिफिकेशन में यूज होता है, वो है जाति वृत्तीय पद्धति, जिसे कि स्पेसिमेन सिस्टम कहते हैं या स्पेसिस सिस्टम कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है क्लासिफिकेशन के लिए आज के समय में। और यही हम लोग के द्वारा फॉलो होता है, जिसमें एनिमल के हर लक्षण के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया सिस्टम के बारे में, पुराने सिस्टम। तो लपालप और भी समझ लेते हैं। 9 क्लास का एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, तो भैया उत्सुकता देखिए, उत्सुकता 11 क्लास की है, तो अच्छी बात है, उत्सुकता होनी चाहिए। चलिए और देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए एम्ब्रियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। अब ये समझ लेते हैं क्या है भैया। तो सब देखिए, पहले बात सुनिए। प्लांट, ये कहा किस में आता है? प्लांट में आता है। तो प्लांट को पढ़ने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने इसको, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया है, अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया है। तो इसमें प्लांट में हमने जो है, जब क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, तो बताया था। अब क्लास में यूट्यूब वाले कहाँ देखेंगे, जो क्लास में जिसने डाउट पूछा वो जानता होगा क्लास में क्या पढ़ाया। तो प्लांट में मैंने बताया था कि एक अपुष्पोद्भिद होता है, जिसे ये कहते हैं क्रिप्टोगैम, और एक पुष्पोद्भिद होता है जिसे कहते हैं फिनोरेगैम। लेकिन नहीं, असल में कई साइंटिस्टों ने प्लांट को दो पार्ट में अलग से बांटा। तो पहले उन्होंने प्लांट को बांटा था थैलोफाइटा में, और दूसरा बांटा था ट्रैकियोफाइटा में। ठीक है, थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है? जिसके पास थैलस होता है, जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता है, थैलस बस होता है, बस कहीं लेदरे रहेंगे कहीं ना कहीं। और ट्रैकियोफाइटा, देखिए जानना जरूरी है ये क्या होता है, इसी के बारे में उन्होंने पूछा है। ट्रैकियोफाइटा का मतलब होता है जिसके पास अपने अंदर जो है पानी वगैरह या खनिज वगैरह ले जाने के लिए एक स्पेशल प्रकार के टिश्यूज मौजूद हों, उनको ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है। भले ही डेवलप हो या ना हो, लेकिन होना चाहिए, तो ट्रैकियोफाइटा में आएगा। अब ट्रैकियोफाइटा में दो आते हैं, एक आता है आपका ब्रायोफाइट और एक आता है एम्ब्रियोफाइटा। इसके बारे में भी उन्होंने पूछा है, ये क्या होता है। तो देखिए पहले ट्रैकियोफाइटा समझ में आया कि नहीं, जिसमें ट्रैकिया वगैरह मतलब ट्रैकिड्स जैसी संरचना पाई थी, पानी वगैरह ले जाने के लिए स्पेशल टिश्यूज उतक पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा तो जानते ही हैं, ब्रायोफाइटा जो है ये मॉस वगैरह हो गए, जिन्हें उभयचर कहा जाता है, पादपों का छायादार स्थानों पे उगते हैं, ये हो गए। अब ये एम्फीबियन कहा जाता है। और ये अब आया एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या हुआ? एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण, यानी ऐसे पादप जिनके अंदर भ्रूण बन जाए, जिनके अंदर जो है मतलब अलग पादप जनरेट करने के लिए उनके अंदर भ्रूण बने, एक अलग सी संरचना बननी चाहिए गोल सी,
जिसके अंदर गैमीट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होकर एक बड़ा ही सुंदर सा एक संरचना बनती है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। और ये उसी में बनेगा जो डेवलप प्लांट होते हैं। तो देखिए यहाँ से जो भी आ रहे हैं डेवलप होते हुए आ रहे हैं, ये सब बहुत लुल्ल प्लांट है, आगे आते आते सब डेवलप हो जाएंगे। तो अब एम्ब्रियो फाइटा में एम्ब्रियो का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब एम्ब्रियो फाइटा में दो टाइप के बटते हैं, एक होता है स्पर्मेटोफाइटा और एक होता है टेरिडोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा में अब ऐसे प्लांट आएंगे जिनमें बीज का निर्माण होगा, बीज। और टेरिडोफाइट में ऐसे हैं जिनमें एम्ब्रियो तो बनेगा लेकिन बीज नहीं बनेगा, यानी भ्रूण बनेगा, बच्चा बनेगा, उससे एक नया पादप बनेगा लेकिन बीज नहीं बनेगा। यही फर्क होता है स्पर्मेटोफाइटा में और एम्ब्रियोफाइटा में। तो एम्ब्रियोफाइटा आप लोग समझ गए। तो एम्ब्रियोफाइटा दो पार्ट में है, स्पर्मेटोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब देखिए, अब ये टेरिडोफाइटा भी जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीन प्लांट के ऐसे ग्रुप हैं जो कि प्रिमिटिव में आते हैं। मतलब प्रिमिटिव मतलब जीवाश्म कह रहे हैं, प्रिमिटिव मतलब अर्ध विकसित, या कह लीजिए पूरी तरीके से विकसित पादप नहीं है, यहीं से विकास होना चालू है, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। क्योंकि पादप की पहचान है उसमें एक तना, पत्ती, जड़ एकदम गोंच के पाया जाना चाहिए। ये सब में थोड़ा थोड़ा पाया था, लुल लुल किसी किसी में होता ही नहीं है, तो भैया पसरे रहते हैं एक जगह। तो अब देखिए, अब टेरिडोफाइटा से अब स्टार्ट होता है विकास होना प्लांट में, पौधों में। तो टेरिडोफाइटा को भी देखते हुए इसके अंदर भी बहुत सी विविधता थी। ये छायादार स्थान पे उगते हैं, ठीक है। इनके पास जो है कि अपना कहीं कहीं किसी पादप में रूट वगैरह होता है, जड़ वगैरह होता है, पत्तियां भी होती है लेकिन स्टेम नहीं होता। स्टेम की जगह एक प्रकंद होता है जिसे राइजोम कहते हैं, वो जमीन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो टेरिडोफाइटा को भी इन सब लक्षणों को देखते हुए 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा? तो देखिए, वो 4 वर्ग है आपके। साइलोप्सिडा, पहला वर्ग है साइलोप्सिडा, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। दूसरा है लाइकोप्सिडा, फटाफट यही के बारे में पूछा गया है, साइलोप्सिडा क्या है, लाइकोप्सिडा क्या है। तो टेरिडोफाइटा के ही ग्रुप हैं जिसको बांट दिया गया, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, और क्या है, स्फेनोप्सिडा। तीसरा है स्फेनोप्सिडा, और चौथा है आपका टेरोप्सिडा, ठीक है, टेरोप्सिडा। जिस टेरोप्सिडा को ही हम लोग जो है और करके लिख लीजिए, या करके फिलिसिनी भी कह सकते हैं, फिलिसिनी, ठीक है। हम कार्य से लिख नहीं रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। टेरिडोफाइटा के 4 ग्रुप कौन कौन से? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा को ही फिलिसिनी कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसके कुछ कुछ लक्षण जानिए, लाइन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 के लिए खास बन जाता है। तो एक एक लक्षण याद रखिए, अच्छा है। देखिए, साइलोप्सिडा में ऐसे टेरिडोफाइट आते हैं जिनका जड़, तना, पत्ती उतना विकसित नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही लुल्ल टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, अर्ध विकसित। ये हो गया साइलोप्सिडा। इसका एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं साइलोप्सिडा में, बड़ा ही सुंदर सा है, उसका नाम तो है साइलोटम, ठीक है, उसका नाम है साइलोटम। आप लोग इमेज में देख होंगे, आ रहा होगा, ठीक है। ये साइलोप्सिडा का एक टेरिडोफाइट है। दूसरा है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा को ही हम लोग क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, क्लब मॉस। लाइकोप्सिडा के टेरिडोफाइट को क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो जड़, तना, पत्ती होते हैं, या विकास करना चालू हो जाते हैं, तने के स्थान पे राइजोम पाना स्टार्ट होता है, तो यहाँ से विकास करना आप चालू करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लाइकोपोडियम देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। अब आते हैं स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा में अब जो है कि जड़, तना, पत्ती वगैरह सब विकसित होता है, राइजोम होता है, लेकिन जहां जहां से पत्तियां निकल रही होती हैं वहां पे नोड, नोड जिसे संधि और पर्व संधि आप लोग कहते हैं, नोड इंग्लिश में कहते हैं, आप लोग हिंदी में सर्च कर लीजिएगा, अभी उतना जो है कि देखना नहीं है, लेकिन हाँ उसको नॉर्मली लोग नोट्स कहते हैं। नोट्स और इंटरनोट्स क्या होता है जानते हैं, जैसे गन्ना देखे होंगे आप लोग ऐसे, तो गन्ना में जो गठिया पड़ा रहता है इसी को कहा जाता है नोड, और ये जो ऊपर वाला खाली स्थान है इसको कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो मोटका हो गया। और अगर आप लोग इस स्फेनोप्सिडा के टेरिडोफाइट में देखेंगे तो इसमें मोटा मोटा नहीं पाएगा, छोटा छोटा नोट्स और इंटरनोट्स मिलेगा। तो यहाँ पे ये मिलता है। और इसका एक एग्जाम्पल है आपका ये, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, स्फेगनम, ठीक है, या इक्विसिटम, इक्विसिटम का देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, इक्विसिटम देख लीजिए। अब चौथा आखिरी आता है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा जो फिलिसिनी है, इसमें सारे जो है विकासशील करे विकसित लक्षण होते हैं, पत्ती, तना, राइजोम जो है वो सारी चीजें होती हैं, सब इसके पास होता है। इसके पास ऐसा कुछ मतलब बसता नहीं है जो एक टेरिडोफाइट में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से टेरिडोफाइट के लास्ट ग्रुप है, अब यहीं से जो है आगे स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप चालू हो जाता है। तो आपका जो ये है टेरोप्सिडा में एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, टेरिस, ठीक है, टेरिस। और इसी में एक मार्सिलिया नाम का भी एक टेरिडोफाइट आता है, टेरोप्सिडा। तो ये इसमें हो गया टेरिडोफाइट में।
तो ये चारों ग्रुप हो गए। आपको मैंने प्लांट और पत्ती के हिसाब से मैंने बता दिया। हाँ, इसकी पत्तियां जो हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। किसकी? टेरोप्सिडा के प्लांट की। चलिए, तो ये टेरिडोफाइटा भी खत्म हो गया। अब इसको हटा देते हैं। टेरिडोफाइटा खत्म। अब क्या बचा है भैया? हाँ, प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ तो एकदम इसका कहानी मत कहिए। एक आप लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा होगा 9 में पंच जगतीय वर्गीकरण, ठीक है, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। उसमें जो प्रोटिस्टा वाला जो एकदम लक्षण है 100% प्रोटोजोआ का ही। और प्रोटोजोआ कोई संघ नहीं है, केवल प्रोटिस्टा का ही नाम बदल के आधुनिक युग में प्रोटोजोआ कर दिया गया है। ठीक है, प्रोटिस्टा के जो लक्षण है वो डिट्टो प्रोटोजोआ के लक्षण है 100%। अगर लिख के आना हो तो आप लोग प्रोटिस्टा का ही प्रोटोजोआ में लिख के आइए। एंड प्रोटिस्टा इक्वल टू प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ इक्वल टू प्रोटिस्टा, दोनों एक ही। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है भैया? तो ये एक कोश की होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इनका न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक होता है, यानी केंद्रक पूरा विकसित होता है इसके पास। और जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब पाया जाता है। पेलिकल का आवरण होता है इनके ऊपर, सीलिया वगैरह होते हैं लोकोमोशन के लिए। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। चलिए, तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा दोनों एक ही। अब क्या है भैया? ये क्रैनिएटा और क्रैनिएटा। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेटा जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें आता है एक क्रैनिएटा और क्रैनिएटा। कॉर्डेटा को पहले एक क्रैनिएटा और क्रैनिएटा में बांटा गया। कॉर्डेटा मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो। ठीक है, चलिए, प्योर रीढ़ की हड्डी हो। तो देखिए पहले इसको बांटा गया है एक क्रैनिएटा और दूसरा है क्रैनिएटा। दो पार्ट में बांटा गया कॉर्डेटा को। तो क्रेनियम, देखिए हमारे खोपड़ी में एक हड्डी होती है उसको कहा जाता है क्रेनियम। तो इसके आधार पे बांटा गया है ए क्रेनियम यानी ए क्रेनिएटा, यानी एब्सेंट ऑफ क्रेनियम, यानी जिनके खोपड़िया में क्रेनियम नहीं होगा या जिसके पास खोपड़ी नहीं होगी तो वो ए क्रेनिएटा। और क्रेनिएटा में कौन आएंगे? जिसके पास खोपड़ी होगी। ये हो गया। अब देखिए, ए क्रेनिएटा में फिर से दो ग्रुप बांट दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। और ये भी पूछा गया है कौन सा ग्रुप है? हाँ, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ये तो ये दोनों ही पूछा गया। आप समझ लीजिए। पहली बात तो इनमें खोपड़ी नहीं होगी, ये बात सही है। अब यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा बांटने का क्या मतलब? ये बांटने का मतलब ये यहाँ पे बांटने का मतलब है कि रीढ़ की हड्डी कहाँ पर होगी और किस स्थान पर होगी। ये तो यूरोकॉर्डेटा में देखिए एक बार रीढ़ की हड्डी आती है केवल लार्वा अवस्था में। लार्वा अवस्था में, उसके बाद जो है वो पूरे शरीर में फैल जाती है, खत्म हो जाती है, या फिर यूं कह लीजिए पूंछ में रह जाती है यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेटा में रीढ़ की हड्डी आती है और पूरे शरीर में रहती है, जीवन भर रहती है, लेकिन खोपड़ी नहीं पाई जाती। पॉइंट वाली बात। ठीक है, ये खत्म। एक रेनिएटा, एक रेनिटिया में कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये भी हो गया। अब क्रेनिएटा यानी अब जिसमें खोपड़िया है। तब देखिए खोपड़िया वाले जीव को भी दो पार्ट में बांटा गया। एक है एग्नेथा, एग्नेथा, और एक है नेथोस्टोमेटा। यहाँ पे जी साइलेंट होता है, GNA ऐसे करके लिखते हैं गायनेथोस्टोमेटा, लेकिन जी साइलेंट होता है, लेकिन मैं तो उसको गैनेथो ही पढ़ता हूँ। तो एक है एग्नेथा और एक है गैनेथोस्टोमेटा। किसमें? क्रेनिएटा में, जिसके पास खोपड़ी। तो देखिए एग्नेथा, अब यहाँ की ग्नेथा मतलब क्या होता है? जबड़ा। एग्नेथा ए लगा है मतलब एब्सेंट ऑफ जबड़ा, यानी जिसके पास जबड़ा है ये नहीं है, वो एग्नेथा में आ गया। और गैनेथोस्टोमेटा में कौन आएगा? जिसके पास जबड़ा है, यानी ये देखिए आएगा, ये जबड़ा है नहीं, नीचे वाला ये क्या है? जबड़ा है। तो ये जिसके पास है वो गैनेथोस्टोमेटा में, जिसके पास नहीं है वो किस में आएगा? एग्नेथा में। तो अब देखिए एग्नेथा गैनेथोस्टोमेटा हो गया। हाँ, तो बस यही। अब इसमें एग्नेथा में आप लोग एक मछली या एक, हाँ मछली, मछली नहीं है, एक तरह से आप बोल सकते हैं एक जीवी है, जंतु है, उसको नाम है पेट्रामाइजोन। ये एग्नेथा में आती है। और गैनेथोस्टोमेटा में हम लोग के पास जबड़ा वगैरह तो मनुष्य आएगा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, यार, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। इसके बारे में बस केवल समझना था, एग्जाम्पल नहीं आपको देखना है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में और क्या पूछा गया? हाँ, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। चलिए, ये तो मैंने बता चुका है, शायद मुझे पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, क्लास एक होता है कॉर्डेटा का मेमिलिया, मेमिलिया, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्तनधारी। ठीक है, ये लोग अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये मैमिलिया के जो है 3 प्रकार के जो है और क्लास डिवाइड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ अंडे देने वाले भी होते हैं, किसी के पास एक बैग होता है, उसी में बच्चा खेलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको 3 और वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है। वर्ग कौन कौन सा है? पहला है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया। और दूसरा को पहले वो लोग थीरिया बनाए, बाद में इसको दूठ को अलग किए। ठीक है, प्रोटोथीरिया और दूसरा को बनाए थीरिया। देखिए, तो पहले दो पार्ट में बांटिए। चलिए अब लाइन से समझें।
पहले मैमिलिया को दो पार्ट में बांटा गया, प्रोटोथीरिया और थीरिया में। प्रोटोथीरिया में ऐसे स्तनधारी या ऐसे मैमिलिया आते हैं जो केवल अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं, ठीक है, तो ऐसे मैमिलिया, लेकिन दूध पिलाएंगे वो बात तो है ही है, क्योंकि उनका मुख्य लक्षण है, लेकिन अंडा देगा। इसमें एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं प्लेटिपस। प्लेटिपस मैमल तो है लेकिन प्रोटोथीरिया में, क्योंकि वो अंडा देता है। अब आते हैं दूसरा पे, थीरिया। अब थीरिया को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक है मेटाथीरिया और एक है यूथीरिया। थीरिया का मतलब होता है जो बच्चे रहते हैं, लेकिन मेटाथीरिया क्यों बांटा गया, क्योंकि इसका बचौआ जो होगा एक थैली नुमा संरचना में बंद रहेगा। जैसे कंगारू को आप लोग देखेंगे, तो कंगारू पहले बच्चा देता है तो थोड़े निकाल देता है बाहर, पहले उसके थैली में रहता है, उसको थैली कहते हैं, मार्सुपियल थैली, तो उसके अंदर अगर रहेगा तो मेटाथीरिया, ठीक है। तो ये इसमें आ गया कंगारू मेमिलिया। अब आएंगे यूथीरिया। यूथीरिया में ऐसे मैमल आएंगे जिनके बच्चे जो है एक बार में ही बाहर आते हैं और वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो वो थीरिया में है, ठीक है। तो इसमें मनुष्य आ जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, यार, सांड, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो बस इतना ही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, यूथीरिया तक खत्म। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का जो है कि सारा डाउट क्लियर। अब आपको जो भी रहेगा उसमें कमेंट में करिएगा, उसे फिर से बता देंगे हम। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सब करें, टेक केयर।